हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस एंड क्लॉज। देखते हैं क्या है सेंटेंस और क्लॉजेज। सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस व्यवस्थित शब्दों का एक समूह है जिसकी एक कंप्लीट सेंस होती है, या वाक्य एक व्यवस्थित शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसकी एक निश्चित सेंस होती है या जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी एक ऐसे वाक्य को बोलते हैं तो उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें किसी और शब्द या फ्रेज या सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है, तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। There are three types of sentences. या sentences are of three types. Sentences तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? Which has one subject, predicate and a complete sense. यानी कि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट यानी वर्ब और उसकी सेंस है जो कंप्लीट होती है, यानी कि उसको भी व्यक्त करने के लिए या उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए हमें किसी और दूसरे शब्दों या फ्रेजेस की जरूरत नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सच एज गीता इज प्लेइंग, ये एक सिंपल सेंटेंस है। गीता इज प्लेइंग जो हमें इंफॉर्मेशन देता है गीता के बारे में, यानी कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। गीता इज प्लेइंग, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, यानी कि एक ही वर्ब है, और इसका अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट है। इस बात को बताने के लिए या पूरी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है सेंटेंस, वो अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी कंप्लीट करता है या स्पष्ट रूप से बताता है, इसलिए ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है या सेंटेंस है, या सेंटेंस का एक भाग है जो कि सिंपल सेंटेंस है। सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? विच हैज टू सिंपल सेंटेंसेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है? एक ऐसा वाक्य है जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। एक ऐसा वाक्य है जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनको किसी एक कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें दो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनको लिंकर के द्वारा जोड़ा जाता है, या किसी लिंकर के द्वारा जोड़े गए दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि गीता इज प्लेइंग, जो पहले हमने सेंटेंस लिया था सिंपल सेंटेंसेस में, वही है गीता इज प्लेइंग एंड सीता इज रीडिंग, और सीता पढ़ रही है। यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। गीता इज प्लेइंग और सीता इज रीडिंग, यानी इन दोनों सेंटेंसेस को एंड से जोड़ा गया है, यानी कि दो सेंटेंसेस को एंड से जोड़कर एक ही सेंटेंस बना दिया गया है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। नंबर थर्ड इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच हैज वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड वन और मोर डिपेंडेंट सेंटेंसेस। यानी कि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें एक स्वतंत्र वाक्य है, यानी कि जिसके अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य शब्द या फ्रेज की जरूरत नहीं है, और एक या एक से अधिक उसके ऊपर डिपेंडेंट यानी उसके ऊपर निर्भर सेंटेंसेस होते हैं जो उस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बिना अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे दोबारा देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच हैज वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड वन और मोर डिपेंडेंट सेंटेंस। यानी कि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक या एक से अधिक उसके ऊपर डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि जिसकी सेंस कंप्लीट होती है वाक्य के उस भाग को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और जिसकी सेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, वी हैव फंड्स व्हिच वुड बी इनफ फॉर द वर्क। दोबारा देखो,
वी हैव फंड्स विच वुड बी इनफ फॉर द वर्क। हमारे पास फंड है जो कार्य के लिए पर्याप्त रहेगा। दोबारा देखो इस सेंटेंस को। अब इसके दो पार्ट्स हैं, जिसकी अपने आप में सेंस कंप्लीट है, ठीक है। वी हैव फंड्स, अगर हम इस पीछे वाले से सेंटेंस को छोड़ दें यहां से, इसके आगे जो सेंटेंस है, तो फिर भी इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट है। वी हैव फंड्स, वी हैव फंड्स इसकी कंप्लीट। हम यानी कि इस अकेले सेंटेंस को भी बोल सकते हैं। तो जिस सेंटेंस को हम अकेले ही बोल सकते हैं और फिर भी उसका अर्थ स्पष्ट है, तो वो उस वाक्य का क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, या उस वाक्य में वो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज है। और उससे अलग जो अपने आप में जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, अगर हम इस पहले वाले वाक्य को छोड़ दे, अगर हम सेंटेंस को यहीं से शुरू करें, ध्यान से देखो, विच वुड बी इनफ फॉर द वर्क, जो कार्य के लिए पर्याप्त रहेगा या जो कार्य के लिए पर्याप्त होगा। तो बिल्कुल अर्थ स्पष्ट नहीं है किस बारे में बात की जा रही है या इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि किस बारे में बात की गई है, यही क्लियर नहीं है। अगर हम पहले वाले सेंटेंस को छोड़ दें, विच से इस सेंटेंस को शुरुआत करें, विच वुड बी इनफ फॉर द वर्क, यानी कि इस अकेले की सेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसको अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है, या मेन क्लॉज का या फिर प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है, जिस क्लॉज को अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या जिस वाक्य को अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य का या प्रिंसिपल क्लॉज का या मेन क्लॉज का सहारा लेना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे ये जो विच से लेके जो सारा सेंटेंस है, ये सारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट, ये सारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है किसी दूसरे वाक्य के बिना। ठीक है, तो अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। सबसे पहले हमने सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस के 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन फिर आगे चल के कॉम्प्लेक्स के भी 2 पार्ट्स बन गए। अब कॉम्प्लेक्स के 2 भाग होते हैं या 2 टाइप्स हो गए, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पता चल गया हमें क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसका अर्थ, जिस वाक्य का अर्थ अपने आप में स्पष्ट नहीं है, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज या कह सकते हैं सिंपल शब्दों में दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में क्या आगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑफ 3 टाइप्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 प्रकार का होता है, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। द फर्स्ट इज नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या है देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज, a subordinate clause which does the work of a noun is called a noun clause। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन का कार्य करता है उसको नाउन क्लॉज कहा जाता है, या वाक्य का वह भाग जो नाउन का कार्य करता है उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। Pay attention to what I say। दोबारा देखो ध्यान से, Pay attention to what I say, उस पर ध्यान दीजिए जो मैं कहता हूं। तो कैसे है ये नाउन क्लॉज? ये जो सबसे पहले है वर्ब से शुरू किया गया, पे अटेंशन, ध्यान देना, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, उस पर ध्यान दीजिए जो मैं कहता हूं। यानी कि इस सेंटेंस में व्हाट आई से जो है हम इसके स्थान पर कोई एक शब्द भी लिख सकते थे, जैसे पे अटेंशन टू माई थॉट, पे अटेंशन टू माई सेइंग, या पे अटेंशन टू माई टॉक। ठीक है, किसी एक, पे अटेंशन टू माई स्टोरी। ठीक है, कोई एक शब्द लिख सकते थे हम इसकी जगह। तो फिर वो क्या होता, वो नाउन की फ्रेज बन जाती है, यानी कि नाउन रहता है अकेला, फ्रेज बन जाती है, लेकिन वो क्लॉज नहीं बनता। क्लॉज कब बनता है? जब उसमें लिंकर जुड़ता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी कि ये सारा सब्जेक्ट का कार्य करता है, पे अटेंशन सब्जेक्ट और वर्ब का, और ये व्हाट से लेकर क्या है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं जो फ्रेज, हम उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी कि वाक्य का वह भाग या वह फ्रेज जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, या कह सकते हैं जो किसी एक शब्द को रिप्लेस कर सकता है। हम इस व्हाट आई से के स्थान पर कोई एक शब्द भी लिख सकते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या नाउन लिख सकते हैं, जैसे कि स्टोरी, जैसे पे अटेंशन टू माई स्टोरी, तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया, व्हाट आई से। तो पे अटेंशन टू व्हाट आई से, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं, इसलिए इस वाक्य में नाउन का कार्य करता है, तो ये नाउन क्लॉज है। नंबर सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज which does the work of an adjective is called an adjective clause, यानी कि वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, यानी कि वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो विशेषण का कार्य करता है, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। या वाक्य का वह भाग, या वाक्य की वह फ्रेज, या वाक्य का वह क्लॉज जो विशेषण का कार्य करता है, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। सच एज ही इज अ बॉय हु इज लेजी, वह एक ऐसा लड़का है जो कि लेजी है, सुस्त है। ही इज अ बॉय हु इज लेजी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की एक विशेषता बताई जाती है। विशेषता कैसे बताई जाती है, लिंकर के साथ, ठीक है। कोई कंजक्शन लगा होता है या लिंकर लगा होता है, तो उस लिंकर के साथ ही उस सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है। जैसे इसमें इसे बॉय ऑब्जेक्ट दिया गया है, बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अ बॉय, तो फिर ये लिंकर है, लिंकर के बाद उसकी विशेषता, यानी कि अ बॉय हु इज लेजी, यानी कि ये जो लड़का है इसकी क्या विशेषता है, जो कि सुस्त है। ये लड़का है जो कि सुस्त है, यानी कि जो कि सुस्त है इस लड़के की विशेषता है। यानी कि जो फ्रेज है, ये सेंटेंस है, ये अधूरा वाक्य है, हु इज फ्रेज, ये किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है इस सेंटेंस में, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 3 इज एडवर्ब क्लॉज, या एडवर्बियल क्लॉज भी बोलते हैं इसको, एडवर्ब क्लॉज। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज which does the, subordinate clause which does the work of an adverb is called an adverb clause, यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, एडवर्ब मीन क्रिया विशेषण, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। यानी कि वाक्य का वह भाग जो क्रिया विशेषण का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है, उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड वेयर द माइक इज, वही स्टैंड वेयर द माइक इज, वही खड़े रहो जहां माइक है। यानी कि एडवर्ब की विशेषता क्या होती है, एडवर्ब की विशेषता कैसे होती है, यानी कि जो वर्ब है उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे इसमें वर्ब क्या है, स्टैंड, ठीक है, तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्या दी गई है कि कहाँ खड़े रहना है या कहाँ जाना है या कहाँ खड़े रहना है, तो उसकी ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन वो अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन केवल एक वर्ड के द्वारा दी जाए तो वो एडवर्ब की कैटेगरी में चला जाता है, अकेला एडवर्ब की कैटेगरी में। लेकिन वो एक फ्रेज के माध्यम से दी जाए, जैसे कि इसमें वेयर द माइक इज, वेयर द माइक इज, इस फ्रेज के माध्यम से इस स्टैंड की अर्थ में या मीनिंग में या सेंस में वृद्धि की गई है, तो इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करती है ये फ्रेज वेयर द माइक इज, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। जैसे देखिए अब
इस चैप्टर में जो क्लोज का चैप्टर जो क्लासेस में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनमें जो अभी तक मैंने किया था वो बेसिक था। तो ये कैसे करते हैं, जो इन द सेंटेंसेस आता है, जो सेंटेंसेस दिए होते हैं लिंकर्स में या क्लॉज में या सेंटेंसेस में, तो उनको एक वाक्य में जोड़ना होता है। तो किस नियम, उनके लिए क्या रूल्स हैं, उसके हिसाब से जोड़े जाते हैं। जैसे व्हेन सेंटेंसेस देखते हैं पहले, ये रूल क्या है। When there are two subjects or objects representing the same thing, then one is removed. जब दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक ही वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं या दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही होता है, तो उनमें से एक सेंटेंस को हटा दिया जाता है। जैसे इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे व्हाट द थीव्स डिड विद द मनी, एक सेंटेंस ये है what the thieves did with the money. Second sentence is it is a mystery. It is a mystery. यानी कि what the thieves did with the money, चोरों ने पैसे के साथ क्या किया, यह एक रहस्य है। ठीक है, यानी कि ये इट जो है, यानी कि यह और जो चोरों ने पैसे के साथ किया वो एक ही बात है। इट इज ए मिस्ट्री। ठीक है ना, तो इट इज ए मिस्ट्री का मतलब क्या है, ये जो यानी ये जो फ्रेज है या सेंटेंस है व्हाट द थीव्स डिड विद द मनी, तो ये इट इसके लिए ही आया है, यानी कि इसका ही ये प्रोनाउन है। इसको दोबारा लिखने के लिए इसकी जगह ये प्रोनाउन यूज किया गया है। तो यानी कि ऐसा कोई प्रोनाउन जो उस किसी क्लोज या फ्रेज के स्थान पे आया है या वाक्य के स्थान पे आया है, उसको हटा दिया जाएगा। जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इट, क्योंकि ये इसी लाइन के लिए दोबारा यूज हुआ है। व्हाट द थीव्स डिड विद द मनी, इट इज ए मिस्ट्री, ये रहस्य है। यानी कि ये इसकी ये दोनों जो फ्रेज या सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, एक ही विषय की बात कर रहे हैं, इट और ये, इसलिए इट को हटा देंगे। जैसे देखो इसका एग्जांपल, व्हाट द थीव्स डिड विद द मनी इज अ मिस्ट्री। इट को हटा देंगे, फुल स्टॉप को हटा देंगे, जो बीच वाली फुल स्टॉप है इसको हटा दिया और इट को हटा दिया, तो इसको इस प्रकार से एक सेंटेंस जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट द थीव्स डिड विद द मनी इज अ मिस्ट्री। सेकंड रूल है इसका, एक्स्ट्रा दिस एंड इट, ये जो शब्द है एक्स्ट्रा दिस और इट, इनको भी हटा दिया जाता है। एक्स्ट्रा दिस एंड इट आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लॉज। यदि प्रिंसिपल क्लॉज में कोई ऐसे एक्स्ट्रा दिस और इट लगता है, जैसे कि ये था, इसी प्रकार इसको हटा सकते हैं। जैसे इससे अलग एग्जांपल देखते हैं, he was saying something, he was saying something, they were listening to it, वह कुछ कह रहा था और वे उसे सुन रहे थे। वह कुछ कह रहा था, वे उसे सुन रहे थे, यानी कि जो वह कह रहा था उसी को वो सुन रहे थे। यानी कि वो जो वो कह रहा था और उसे वे सुन रहे थे, they were listening it, यानी कि जो वह कह रहा था और ये it, जो समथिंग वह कह रहा था वो और ये इट एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक ही विषय के लिए दोनों का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इस इट को भी हम हटा देंगे जब वाक्य को जोड़ेंगे लिंकर या क्लॉज में। देखो इसी तरह से उसमें से जो इट था एक्स्ट्रा वो हटा दिया गया है, तो हमने उस सेंटेंस को कैसे जोड़ा है। जैसे दे वर लिसनिंग टू व्हाट ही वाज सेइंग, यानी इट जो शब्द था इसमें हमने उसको हटा दिया है। जो इट शब्द था इसमें, he was saying something, they were listening to it, ठीक है, तो हमने उस शब्द को हटा दिया है। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आता है इस तरह से हम उसको हटा देते हैं, जो प्रिंसिपल क्लॉज में एक्स्ट्रा इट या दिस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो रूल है, व्हाट इज रिटन और यूज फॉर समथिंग, यानी समथिंग के लिए बी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इसी सेंटेंस को देख सकते हैं, दोबारा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें भी समथिंग शब्द था जो इसका पहले जो हमने लिखा था, इसका जो दो अलग अलग क्वेश्चंस लिखे थे, तो बिल्कुल इसमें हमने समथिंग को हटा के उसकी जगह व्हाट का यूज किया है। दे वर लिसनिंग टू व्हाट ही वाज सेइंग, क्या था, दे वर लिसनिंग टू समथिंग था इस सेंटेंस में,
ठीक है, ये पहले क्या था, सिंगल सेंटेंस था जब ये दे वर लिसनिंग टू समथिंग, तो हमने समथिंग को हटा के इस सेंटेंस में क्या जोड़ दिया, व्हाट, और एक्स्ट्रा इट या दिस था जो भी प्रिंसिपल क्लॉज में, उसको हटा दिया। नेक्स्ट रूल इज वेयर इज यूज्ड फॉर समवेयर, ठीक है, समवेयर के लिए भी वेयर, समवेयर के लिए भी वेयर का प्रयोग किया है, यानी कि जब किसी सेंटेंस में समवेयर होता है तो उसको हटा के उसके स्थान पर वेयर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी लिव्स समवेयर, सी लिव्स समवेयर, वह कहीं रहती है, आई डोंट नो, ठीक है, तो इस समवेयर के लिए क्या लिखेंगे, केवल वेयर का यूज करेंगे जब दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, यानी कि जॉइन द सेंटेंसेस करेंगे या क्लॉज करेंगे, तो उसमें समवेयर के लिए यदि समवेयर आता है किसी सेंटेंस में तो उसके लिए केवल वेयर लिखेंगे। जैसे आई डोंट नो, पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, मैं नहीं जानता जहां वह रहती है। प्रिंसिपल क्लॉज का कैसे पता चलेगा कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसमें ये एक्स्ट्रा इट वगैरह लगे हुए होते हैं, ये लगभग प्रिंसिपल क्लॉज में होते हैं। दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट में ये समवेयर, समथिंग, ये सम मनी, समवट आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंस क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। या फिर जिस सब्जेक्ट में लिंकर जुड़ेगा, सॉरी, जिस सेंटेंस में लिंकर जुड़ेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे कि इसमें सी लिव्स समवेयर, तो समवेयर के स्थान पर ही वेयर आया है, यानी कि ये जो फ्रेज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, या बोल सकते हैं लिंकर के बाद जो भी फ्रेज होगी, जैसे ये लिंकर है, लिंकर के बाद की जो फ्रेज है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। जिस भी तरीके से आप समझना चाहे उस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिटन फॉर समवन, समवन के लिए भी, समवन के लिए भी, समवन के लिए भी व्हाट लिखा जाता है। समवन की बजाय यहाँ पे बल्कि सम मनी लिखो, समवन के लिए तो वो लिखेंगे सम मनी, सम मनी लिखेंगे यहाँ पे। व्हाट इज रिटन फॉर सम मनी, यानी किसी सेंटेंसेस में यदि सम मनी आता है तो उसके स्थान पर भी हम व्हाट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ही वांटेड सम मनी, ही, देखो ध्यान से, ही वांटेड सम मनी, सम मनी आया है, आई कुड नॉट गिव हिम, मैं उसको दे न सका, तो ये इसमें सम मनी आया है तो इसमें लिंकर जुड़ेगा, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को सबसे पहले लिखेंगे आई कुड नॉट गिव हिम द मनी, आई कुड नॉट गिव हिम द मनी। फिर सम मनी के लिए भी क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, व्हाट ही वांटेड, ठीक है, ही वांटेड सम मनी के जगह क्या लिखा हमने, सम मनी के लिए व्हाट लिखा। फिर उसके बाद जो पहले सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में या अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं जो वाक्य का जो भाग लगभग पहले होता है, जैसे इसमें पहले है सम मनी से, लेकिन जब एक सेंटेंस को जोड़ेंगे तो पहले लिंकर लिखेंगे, इनके स्थान पर जो आएगा उसके बाद जो पहले का वाक्य का वो जो भाग है वो बाद में चला जाता है। जैसे आई कुड नॉट गिव हिम द मनी व्हाट ही वांटेड, या ऐसे समझ सकते हैं, यहां से वापस उल्टा हो जाता है। जैसे व्हाट समवन के स्थान पे हमने व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड, वेयर ही लिव्स, यानी कि लिंकर से शुरुआत होगी, वेयर ही, वेयर सी लिव्स, ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। इसके बाद है, जैसे वाक्य में कई बार सेंटेंस आता है से दिस इज या दिस वॉज आता है, बहुत से सेंटेंसेस में दिस इज या दिस वॉज, तो इसमें क्या करेंगे, दिस इज या वॉज या दिस इज और वॉज इज चेंज्ड इनटू द प्लस सब्जेक्ट, द प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ये जो दिस इज या दिस वॉज है उसको द प्लस सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है जब सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। जैसे दिस इज द न्यूज, दिस इज द न्यूज, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, दिस इज द न्यूज, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम,
तो इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, द न्यूज, यानी कि जो दिस इज था, जो दिस इज था, हमने इसको इसको दिस को हटा के द न्यूज बना दिया, ये सारा, यानी कि इसको छोड़ दिया, यानी कि ये जो दिस था, ये जो दिस था, हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा दिस या इट, हमने पहले भी कई बार बोल चुके हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। द न्यूज इज दैट, तो क्या रहेगा नया सेंटेंस, द न्यूज इज दैट द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। और वाक्य का जोड़ने के लिए किसी लिंकर का जरूर यूज करेंगे, तो इसके लिए दैट का यूज किया गया है। द न्यूज इज दैट द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट रूल है, व्हाट इज यूज फॉर द सेंस ऑफ जो। जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं, जो उनमें जो की जो सेंस आती है कई बार बीच में, तो उसके लिए इंग्लिश में व्हाट शब्द को, इंग्लिश के सेंटेंसेस में जो ट्रांसलेशन होती है जो शब्द की, वो इंग्लिश में व्हाट होती है, या कह सकते हैं हिंदी के वाक्यों को जोड़ते समय, यानी कि जो इंग्लिश के वाक्य हैं जब हम उनकी ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में जब बोल के देखेंगे तो उसके बीच में जोड़ने के लिए जो शब्द की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि इसमें इन वाक्यों को जोड़ने के लिए एक जो शब्द है, यानी कि जो की जरूरत है, ये शब्द है जो इसकी जरूरत है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में व्हाट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, The audience listened to the speech. The audience listened to the speech. श्रोताओं ने भाषण को सुना। The speaker gave the speech. वक्ता ने जो भाषण दिया, जो नहीं बोलेंगे अभी। The audience listened to the speech. वक्ताओं ने, या सॉरी श्रोताओं ने भाषण सुना, वक्ता ने भाषण दिया, वक्ता ने भाषण दिया और श्रोताओं ने भाषण सुना। तो इस शब्द को जब जोड़ेंगे, हिंदी में जोड़ेंगे तो जो की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसी तरह से जब इसे इंग्लिश में जोड़ेंगे तो जो के लिए हम इंग्लिश में व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे द ऑडियंस लिसन टू, द ऑडियंस लिसन टू व्हाट द स्पीकर सेड। द ऑडियंस लिसन टू व्हाट द स्पीकर सेड। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, इसमें वाक्य में स्पीच शब्द 2 बार का यूज किया गया, यानी कि दोनों वाक्यों में स्पीच शब्द आया है। यहाँ पे भी स्पीच है और यहाँ पर भी स्पीच है, लेकिन हमने वाक्य को जोड़ने के लिए एक बार भी स्पीच शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप देख सकते हैं द ऑडियंस लिसन टू व्हाट द स्पीकर सेड, ठीक है। क्योंकि स्पीच के बिना भी हम इस वाक्य को जोड़ सकते हैं, यानी कि हम किसी ऐसे वाक्य को छोड़ सकते हैं जो हमें एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन उससे उसके अर्थ में, वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि जो उन दोनों वाक्यों में जो स्पीकर कहना चाहता था, उस एक वाक्य का भी वही बिल्कुल सेम अर्थ होता है। इसके अतिरिक्त हमने जैसे कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए समवेयर के लिए वेयर का प्रयोग किया, समथिंग के लिए व्हाट का प्रयोग किया, तो इसी तरह से पर्सन्स का है, जैसे पर्सन्स के बाद अगर लिंकर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हु का यूज करेंगे, या हु इज यूज फॉर पर्सन्स। इसी तरह से एनिमल्स के बाद अगर हमें लिंकर की जरूरत पड़ती है तो विच इज यूज फॉर एनिमल्स, यानी एनिमल्स के बाद विच का प्रयोग किया जाता है। और दैट इज यूज फॉर थिंग्स, वस्तुओं के बाद अगर हमें किसी लिंकर की जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए दैट का यूज करेंगे, और वी कैन से दैट इज यूज फॉर थिंग्स। अगर दोनों में कंफ्यूजन रहता है विच आएगा या दैट आएगा, तो दोनों के लिए दैट कैन बी यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, यानी थिंग्स और एनिमल्स, थिंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।